Namaskar, I am Veena Kumari, PGT Biology at Jawahar Navodaya Vidyalaya Jalgaon. Today we are going to discuss about heredity and evolution. In this chapter, हम study करेंगे structure of DNA and Mendel's contribution in the field of genetics. After completion of the topics, हमें समझ आ जाएगा कि किस तरीके से डीएनए की फॉर्मेशन होती है, कैसा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, मेंडल का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उन एक्सपेरिमेंट्स में उन एक्सपेरिमेंट के बाद वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, उसके वर्क को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली और उसके बाद रिकॉग्निशन मिली तो कैसे मिली और क्या क्या मेंडल ने क्रॉस किए थे, कैसे मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में बताया जिसकी वजह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो हेरिडिटी इज आल्सो नोन एज इनहेरिटेंस। हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। क्लियर? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, मतलब कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, ठीक है, अनदर जनरेशन। उसके बाद देखो, जब डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए और एक सेल से दो सेल्स में जाने के लिए डीएनए को अपनी कॉपीज बनानी पड़ती है। तो डीएनए जब अपनी कॉपीज बनाता है तो उसके अंदर कुछ एरर आ जाती है। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब विविधता। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो डीएनए होता है, हमारा डीएनए 99.9% डीएनए सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम होता है। 0.1% डीएनए की वजह से सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूनिकनेस आती है, मतलब हम सब एक दूसरे से यूनिक उस 0.1% डीएनए की वजह से है और उसकी वजह से क्या बोला जाता है, वेरिएशन। ठीक है, अभी आते हैं जेनेटिक्स पे। जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील करती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के साथ, ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन की जो स्टडी होती है उसको हम बोलेंगे जेनेटिक्स। ओके, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसको हमने बोला जेनेटिक्स। टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय विलियम बेटसन। टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय विलियम बेटसन इन 1905। 1905 में विलियम बेटसन ने टर्म जेनेटिक्स दी थी। एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कंसेप्ट अबाउट जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हम आते हैं कि हमारा जो सेल है, हमारी जो सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। उन सेल ऑर्गेनेलीज में एक है सेल का ब्रेन, जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। सेल का जो ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये जो सेल है, इसका जो ब्रेन है उसको हमने बोला न्यूक्लियस। एक एनिमल सेल है, टिपिकल एनिमल सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, राउंड शेप न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हो कि ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है, जब ये क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है,
क्रोमेटिन बोला। ये क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस होते हैं देन दे फॉर्म क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन पे जीन प्रेजेंट होते हैं। ऑन द क्रोमोसोम देयर आर स्पेसिफिक लोकेशन, जिसको हमने क्या बोला, लोकस बोला। स्पेसिफिक लोकेशंस होती है जिसको हम लोकस बोलते हैं। उन स्पेसिफिक लोकेशंस पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी जीन्स के अंदर एक्चुअली में हेरिडिटी, जीन क्या है, एक्चुअली में हेरिडिटी की यूनिट है। जीन्स आर दी यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब जीन के अंदर क्या है, डीएनए। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज एक शुगर है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है डीएनए का स्ट्रक्चर? लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब है 5 कार्बन शुगर। पेंटोज शुगर फर्स्ट थिंग। तो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, और ये CH2OH यहाँ पे होती है ये फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये पेंटोज शुगर है और शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, डीएनए के अंदर। उसके बाद सेकंड चीज क्या है, अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर सिर्फ राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस का मतलब है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्यूरिन, सेकंड इज पायरिमिडिन। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन 2 टाइप्स के होते हैं, A एंड G। A स्टैंड फॉर एडेनिन, G स्टैंड फॉर गुआनिन। पायरिमिडिन की बात करें तो पायरिमिडिन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? थाइमिडिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन। T, C एंड U। T का मतलब है थाइमिन, C का मतलब है साइटोसिन एंड U का मतलब है यूरेसिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है। A हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है, और ये जो पेयरिंग होती है ये पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प से होती है। दिस पेयरिंग अकर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से होती है। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन हमेशा पेयर करते हैं। एडेनिन और थाइमिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से पेयर करते हैं। उसके बाद गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि यूरेसिल का क्या काम है, तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे डीएनए की। ये था डीएनए के अंदर, लेकिन अगर आरएनए में बात करें तो आरएनए के अंदर थाइमिन एब्सेंट होता है, तो आरएनए में एडेनिन यूरेसिल के साथ पेयरिंग करता है। ठीक है, नंबर 3 है, देखो डीएनए के अंदर 2 चीजें हमने पढ़ ली, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेसिस है। नंबर 3 जो थिंग है वो है फॉस्फेट ग्रुप। नंबर 3 इज फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अभी इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है प्लस पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर, दे मेक बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक
बैकबोन ऑफ डीएनए बनाते हैं। डीएनए की बैकबोन जो है, डीएनए की जो स्ट्रैंड है जी, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है मेन, जो एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये स्ट्रैंड जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रैंड क्या है, ये स्ट्रैंड शुगर एंड फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो बीच वाले स्ट्रक्चर है, ये जो बीच वाले स्ट्रक्चर है, ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस है। नाइट्रोजिनस बेसिस में आप देखेंगे यहाँ पे C दिख रहा है, यहाँ पे G दिख रहा है, यहाँ पे A दिख रहा है, यहाँ पे T दिख रहा है, मतलब एडेनिन और थाइमिन की पेयरिंग हुई है, गुआनिन एंड साइटोसिन की पेयरिंग हुई है, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है, और ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, बैकबोन ऑफ द डीएनए। डीएनए को खड़ा रहने में हेल्प करते हैं। दिस इज द हैंडमेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो है, ये बैकबोन है बच्चों, ये बैकबोन है डीएनए के स्ट्रैंड को बनाती है, और यहाँ पे जो बीच वाले पोर्शन है, ये सब नाइट्रोजिनस बेसिस है, ठीक है। अभी हम डीएनए के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है वो देख लेते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड CH2OH, यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। हमने अभी अभी देखा कि ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या जुड़े हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़े हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस जुड़े हैं। तो जो नाइट्रोजिनस बेस है, मान लो एडेनिन को बाइंड होना है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, कोई भी बाइंड हो सकता है, तो वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही बाइंड होगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे एडेनिन बाइंड होता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, दिस बॉन्ड इज नोन एज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे H एंड H प्रेजेंट होते हैं। H एंड OH तो आपने सुना होगा, लेकिन एक ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, मतलब स्टेबल रहता है, ठीक है। H एंड H प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पोजीशन के ऊपर H एंड OH प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पोजीशन पे OH एंड H प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि थर्ड पोजीशन पे हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है। ऑन द थर्ड पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा फ्री रहता है। अभी यहाँ पे देखो, डीएनए की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, फिफ्थ पोजीशन से हुई। डीएनए की स्टार्टिंग हुई फिफ्थ पोजीशन पे, नीचे की तरफ क्या है, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा फ्री है, ताकि दूसरा एक स्ट्रक्चर, ऐसे दूसरा एक स्ट्रक्चर आके यहाँ पे बाइंड हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, तीन चीजें हमने पढ़ा था, एक पेंटोज शुगर पढ़ा था, एक हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजिनस बेसिस। अब फॉस्फेट ग्रुप बच गया। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच होता है, फिफ्थ पोजीशन पे अटैच होता है। फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ पोजीशन पे अटैच होता है, चाहे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो, चाहे यहाँ पे ये लिंकेज हो, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, हर एक लिंकेज की फॉर्मेशन, हर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन वाटर के रिमूवल से होती है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, तब जाके बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप है वो H3PO4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। H3PO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं H3PO4, और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, CH2OH प्रेजेंट है। CH2OH प्रेजेंट है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है। एक बॉन्ड हमने क्या बनाया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड हमने क्या बनाया, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। मतलब कि एक पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, डीएनए की फाउंडेशन यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है पूरा, जिसमें पेंटोज शुगर है, जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है, जिसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, जिसके
अंदर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का यहाँ पे 5th पोजीशन ऊपर की तरफ है, 3rd पोजीशन नीचे की तरफ है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है वो 5th पोजीशन से 3rd पोजीशन की तरफ रन कर रहा है। ठीक है, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ रन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके साथ दूसरा ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर। ये पेंटोज शुगर मैंने बना दिया। पेंटोज शुगर के बाद यहाँ पे 1st पोजीशन पे मान लो गुआनिन आके अटैच हुआ, उसके बाद यहाँ पे H है, OH है, यहाँ पे H एंड H है, और 5th पोजीशन पे अभी यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होना है, और 5th पोजीशन पे ये दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड भी अटैच होना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे अटैचमेंट होगा, मैंने आपको अभी बताया कि 3rd पोजीशन पे हमेशा फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे CH2OH ऑलरेडी है, CH2OH ऑलरेडी है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप की फॉर्मेशन कैसे होती है ये हमने देख लिया। यहाँ पे OH ग्रुप फ्री है, यहाँ पे भी OH है, तो यहाँ से OH एंड H यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस बॉन्ड को बोला जाता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड क्लियर। एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया है, तो ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से एक पूरा स्ट्रैंड बन जाता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी मान लो हमने ऐसे जोड़ लिया तो एक साइड का स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, एक साइड का स्ट्रक्चर बन गया है, अभी हमको दूसरा साइड का जोड़ना है। अभी हमने पढ़ा था कि एडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। तो उस पेयरिंग को दिखाने के लिए हमको इधर भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, दूसरा वाला स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो एडेनिन के साथ पेयरिंग कौन करेगा, थाइमिन पेयरिंग करेगा। एडेनिन के साथ थाइमिन पेयरिंग करेगा, और हमको पता है कि थाइमिन या कोई भी नाइट्रोजनस बेस है वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ते हैं, 1st पोजीशन पे जुड़ते हैं। ठीक है, तो 1st पोजीशन को हमको इधर लाना पड़ेगा। इधर की तरफ कौन सी पोजीशन होगी, 1st पोजीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी 1st पोजीशन, ये 1st पोजीशन, ये 2nd पोजीशन, ये 3rd, 4th एंड यहाँ पे CH2OH। समझ में आया? ठीक है, ओके। और यहाँ पे 3rd पोजीशन पे क्या फ्री ग्रुप है, H एंड OH। 3rd पोजीशन मतलब कि ये डीएनए का स्ट्रैंड 5th प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ रन कर रहा है, तो ये इसके अपोजिट चलेगा, तभी जाके बेस पेयरिंग, तभी जाके एक दूसरे को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखो ये सेम है, ये 1st पोजीशन है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया साइटोसिन, और यहाँ पे इनकी पेयरिंग हो गई। ठीक है, ये 5th एंड से स्टार्ट हुआ था, 3rd प्राइम एंड पे खत्म हुआ, ये 3rd एंड से स्टार्ट हुआ, और ये यहाँ पे कहाँ पे खत्म होगा, 5th एंड पे खत्म होगा, 5th प्राइम एंड पे खत्म होगा। ठीक है, ओके। तो चलो, ये था डीएनए का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें हम क्या पढ़ा हमने कि शुगर और फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट क्या करते हैं, डीएनए का बैकबोन बनाते हैं, डीएनए की स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करते हैं, और ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। हमने 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेस पढ़े, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, एडेनिन यहाँ पे थाइमिन के साथ पेयर करता है। यहाँ पे देखो ये शुगर एंड फॉस्फेट से बना हुआ है ये, और ये जो बीच में रेड और ग्रीन आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है जो एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है जो
जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, पेंटोज शुगर है, और ये क्या है, एडेनिन थाइमिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों पेयरिंग करेंगे। नाउ हम जेनेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। जेनेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन को स्टडी करने वाली जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं ग्रेगर मेंडल पे। ग्रेगर मेंडल, ठीक है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये मेंडल का पोर्ट्रेट है, ग्रेगर मेंडल का, जॉन ग्रेगर मेंडल का 22 जुलाई 1822 का जन्म हुआ था। ठीक है, मेंडल कोई बायोलॉजिस्ट नहीं था। मेंडल वॉज नॉट ए बायोलॉजिस्ट, मेंडल वॉज ए मैथमेटिशियन। ये एक मॉन्क था, एक चर्च के अंदर पादरी था, वहाँ पे इसको बहुत सारा स्पेस मिला, इसने गार्डन पी को वहाँ पे ग्रो किया। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइजम सटाइवम। ठीक है, पाइजम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी। इसने लगातार 7 इयर्स तक उस पे एक्सपेरिमेंट किए, 7 इयर्स उसने एक्सपेरिमेंट किए। 1856 से 1863 तक लगातार 7 इयर्स उसने एक्सपेरिमेंट किए। अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया। तो उसके भी कुछ रीजंस हैं। व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट। तो सबसे पहला रीजन है कि इसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है। लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, कम टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर हमको काफी जनरेशन मिल जाती है, कम लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, सेकंड है इसका कि इजीली इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता है, बट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से इसको क्रॉस पोलिनेट भी किया जा सकता है। ठीक है, बट कैन बी क्रॉस पोलिनेटेड ऑल्सो। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है कि स्टेमन को रिमूव किया जाता है जब एक प्लांट मैच्योर नहीं हुआ है, जब एक फ्लावर मैच्योर नहीं हुआ है तो वहाँ पे स्टेमन को रिमूव कर दिया गया, जिस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं। उसके बाद बैगिंग की जाती है, और जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तो हमारे डिजायर्ड जो पोलन ग्रेन है उनको डस्ट कर दिया जाता है, और डिजायर्ड क्वालिटी के हमको फ्लावर मिलते हैं, डिजायर्ड क्वालिटी का प्लांट मिलता है। नंबर थर्ड बात करें तो इसके अंदर वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करें तो मतलब कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टर है, जैसे कुछ एक कैरेक्टर अगर टॉल है, हाइट का कैरेक्टर अगर हम बात करें तो एक कैरेक्टर टॉल है, दूसरा कैरेक्टर ड्वार्फ है, तो उसने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए। ही चूज 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 पेयर उसने चूज किए। देखो हमारे पास दो चीजें 7 आ चुकी हैं, जिसमें एक 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का है, दूसरा हमें क्या मिला, 7 इयर्स उसने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, नंबर 4 तीसरी चीज क्या है, नंबर 4 चीज क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम थे। ओनली 7 पेयर्स पी प्लांट के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, 7, ओनली 7 पेयर। ठीक है, 3 चीजें हमको 7 मिल गई है, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड 7 इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अभी हम आते हैं कि मेंडल ने कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर्स, सेकंड है डोमिनेंट। कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन सा रेसेसिव। ठीक है, यहाँ पे हम कैरेक्टर लिखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर उसने चूज किया, फिर डोमिनेंट लिखेंगे। डोमिनेंट का मतलब है कि वो कैरेक्टर जो अपना एक्सप्रेशन शो करे,
रेसेसिव करेक्टर कौन सा होता है? जो करेक्टर अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता। जैसे एक पर्सन स्ट्रॉन्ग है, एक पर्सन वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो अपना इफेक्ट शो करेगा, वो अपने आप को डोमिनेंट रखेगा, और जो रेसेसिव पर्सन है, जो कमजोर इंसान है, वो दब जाएगा। तो सबसे पहला करेक्टर था हाइट। सबसे पहला करेक्टर था हाइट। तो हाइट के अंदर जो टॉल प्लांट थे वो उसने डोमिनेंट लिए, वो डोमिनेंट करेक्टर था, और जो ड्वार्फ प्लांट थे वो रेसेसिव करेक्टर था। ठीक है, उसके बाद सेकंड था उसका, पार्ट पोज करना। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्टर लिया उसने हाइट का। हाइट के अंदर डोमिनेंट करेक्टर जो था वो टॉल था, और रेसेसिव करेक्टर जो था वो ड्वार्फ था। सेकंड करेक्टर लिया उसने सीड शेप। सीड शेप, सीड शेप के अंदर राउंड शेप डोमिनेंट थी एंड रिंकल्ड शेप रेसेसिव थी। राउंड शेप डोमिनेंट थी, रिंकल्ड शेप रेसेसिव थी। नंबर थर्ड था सीड कलर। सीड कलर के अंदर येलो कलर डोमिनेंट था एंड ग्रीन कलर रेसेसिव। येलो एंड ग्रीन। ठीक है, उसके बाद नंबर था फोर पोड शेप। पोड शेप के अंदर इन्फ्लेटेड जो पोड थी, इन्फ्लेटेड का मतलब ऐसे फूली हुई जो पोड थी वो डोमिनेंट थी, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, कॉन्स्ट्रिक्टेड बोले तो ऐसे, ठीक है, ये वाली शेप, तो ये रेसेसिव थी। उसके बाद नंबर 5 है पोड कलर। पोड का मतलब होता है फली, जो मटर की फली हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो येलो है डोमिनेंट है, लेकिन पोड कलर के अंदर जो ग्रीन कलर था वो डोमिनेंट था एंड येलो कलर रेसेसिव। येलो कलर वाज रेसेसिव। उसके बाद नंबर 6 फ्लावर कलर। फ्लावर कलर के अंदर पर्पल कलर डोमिनेंट है एंड वाइट कलर रेसेसिव। ओके, नंबर 7 फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन के अंदर दो टाइप की पोजीशन ली उसने, एक एक्सियल लिया। एक्सियल के अंदर जो एक्सियल पोजीशन थी, ये वाली जो पोजीशन होती है जहाँ पे ब्रांच के पास से कोई फ्लावर अराइज होता है, उसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। एक्सियल पोजीशन डोमिनेंट थी। और दूसरा था टर्मिनल। टर्मिनल जो पोजीशन थी, टर्मिनल का मतलब टॉप के ऊपर, तो टॉप के ऊपर जो फ्लावर पोजीशन थी उसको रेसेसिव माना गया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने चूज किए थे, जिसमें हाइट था, सीड शेप थी, सीड कलर था, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। ओके, कौन कौन से लॉ दिए थे मेंडल्स कंट्रीब्यूशन? मेंडल का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था? मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, फर्स्ट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नंबर 3 था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डोमिनेंट जीन क्या होता है। तो अगर यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए मेंडल ने किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने इसको प्रूव करने के लिए किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो मेंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया सिर्फ 1 कैरेक्टर को लेके, क्रॉसिंग ऑफ ओनली 1 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को लेके उसने क्रॉसिंग किया। तो कैरेक्टर कौन सा लिया उसने? प्लांट की हाइट का कैरेक्टर लिया, जिसमें एक प्लांट टॉल था, एक प्लांट ड्वार्फ था। ठीक है, टॉल प्लांट के जो एलील्स होते हैं, टॉल प्लांट के जो एलील्स होते हैं, यहाँ पे नई टर्म क्या है? एलील। एलील का मतलब है डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन की जो डिफरेंट रूप होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। 2 टाइप की हो सकती है ये भी,
होमोजाइगस एलील, होमोजाइगस एलील, एंड दूसरा है हेटेरोजाइगस एलील। ठीक है, अगर एलील एक जैसी है, अगर एलील एक जैसी है, जैसे कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस एलील। और अगर एलील्स डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस एलील। ओके, तो अभी हम आते हैं क्रॉसिंग पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने हाइट का कैरेक्टर चूज किया था, उसने टॉल जो एलील थी ये ली और ड्वार्फ कैरेक्टर था वो लिया। इसका जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल टी ये बनेंगे और इसके जो गैमेट बनेंगे स्मॉल टी बनेंगे। दोनों की जब उसने क्रॉसिंग की, किसके लिए, F1 जनरेशन के लिए, पहली जनरेशन के लिए जब उसने क्रॉसिंग किया तो उसको क्या मिला, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, उसको 4 प्लांट मिले और चारों के चारों प्लांट कैसे मिले, टोल मिले। F1 जनरेशन का मतलब होता है पेरेंट्स की क्रॉसिंग करा के, ये पेरेंट्स है कि पेरेंट्स की मेटिंग से, पेरेंट्स की क्रॉसिंग से जो पहली जनरेशन मिलती है उसको F1 जनरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन से उसको जितने भी प्लांट मिले सब क्या मिले, टॉल प्लांट मिले। ठीक है, तो यहाँ से उसने कहा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपना इफेक्ट शो करता है, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स हैं, जो टॉल प्लांट है, इनको सेल्फ पोलिनेशन जब कराया गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसको सेल्फिंग भी बोलते हैं। जब इनको सेल्फ पोलिनेशन कराया गया तो रिजल्ट क्या मिलता है, देखो यहाँ पे जो गैमेट मिलेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसके भी जो गैमेट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, जब इन गैमेट्स की उसने क्रॉसिंग कराई, जब इन गैमेट्स को उसने क्रॉस कराया, ये जो स्फीयर बना है ना, ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं प्यूनेट स्फीयर। दिस इज नोन एज प्यूनेट स्फीयर। Punnett sphere is the box, is the sphere in which maximum possible progenies are kept. वो स्क्वायर होता है, वो बॉक्स होता है जिसमें प्रोजेनी मतलब जो जनरेशन मिलेगी उस जनरेशन को हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने गैमेट्स रख दिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इनकी जब क्रॉसिंग कराई गई तो यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये हमको पॉसिबल प्रोजेनी मिली। तो अभी हमको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो रेशो हम दो टाइप से निकालते हैं, एक होता है हमारा फिनोटाइपिक रेशो और दूसरा होता है हमारा जीनोटाइपिक रेशो। फर्स्ट इज फिनोटाइपिक रेशो एंड सेकंड इज जीनोटाइपिक रेशो। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब होता है जो बाहर से एक्सटर्नल दिखाई दे। ठीक है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। और जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप। अभी यहाँ से फिनोटाइप रेशियो क्या मिला हमको, बाहर से ये वाले प्लांट भी कैसे दिख रहे हैं, टोल दिख रहे हैं, ये वाले प्लांट भी टोल दिख रहे हैं, ये वाले प्लांट भी टोल दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्लांट हमको क्या दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है। मतलब कि बाहर से देखने से 3 प्लांट हमको टोल दिख रहे हैं और एक प्लांट हमको ड्वार्फ दिख रहा है। तो रेशियो हमको क्या मिला, 3:1। ठीक है, बाहर से देखने से हमको रेशियो क्या मिला, 3:1 मिला। लेकिन जब इनके जीन्स की बात करें तो जीन के अंदर देखो ये क्या है, होमोजाइगस टोल, होमोजाइगस टोल प्लांट है। ये दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस टोल। 2 प्लांट हमको क्या मिले, हेटेरोजाइगस टोल मिले और 1 प्लांट हमको क्या मिला, स्मॉल टी, स्मॉल टी। 1 प्लांट हमको क्या मिला, होमोजाइगस ड्वार्फ मिला। ठीक है, यहाँ से हमको 1 प्लांट होमोजाइगस टोल जिसकी एलील सिमिलर थी, 2 प्लांट हमको हेटेरोजाइगस टोल जिसकी एलील्स डिफरेंट थी
लेकिन ये ड्वार्फ है, रिसेसिव करैक्टर है। तो अगर बात करें कि जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, तो जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा बच्चों, 1:2:1। जीनोटाइप रेशियो क्या आया, 1:2:1। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बहुत कॉमनली क्वेश्चन में पूछा जाता है और मेनली जीनोटाइप रेशियो ही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लॉ था मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। सेग्रीगेशन का मतलब है अलग होना। तो मेंडल का ये लॉ कहता है कि जो किसी भी जीन की एलील्स है वो सिर्फ और सिर्फ सेपरेट होती है ओनली एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। किसी भी जीन की जो एलील है वो सिर्फ और सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही सेपरेट होती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही अलग होती है। और गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्रोसेस होता है जो क्रोमोसोम्स का रिडक्शन करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस, गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए मियोसिस जरूरी होता है, मियोसिस ही गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है। अभी हमने टोल पढ़ा, तो इसके जो एलील्स थी वो कैपिटल टी थी, वो हमेशा साथ रहती है, लेकिन जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो ये अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी। मियोसिस का प्रोसेस होगा तो गैमेट्स अलग हो जाएंगे। इसीलिए इस लॉ को प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जो एलील्स है, जो एलील है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती है। एलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती है, इंडिपेंडेंटली अलग होती है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए मेंडल ने किया डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ सिंगल कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे मेंडल ने क्या किया, क्रॉसिंग ऑफ टू कैरेक्टर्स, क्रॉसिंग ऑफ टू कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स की उसने क्रॉसिंग कराई। तो पहला कैरेक्टर था राउंड सीड विद येलो कलर। फर्स्ट कैरेक्टर था राउंड सीड विद येलो कलर, ठीक है। सीड का जो शेप था वो राउंड था और सीड का कलर था वो येलो था। और दूसरा उसने लिया रिंकल्ड सीड विद ग्रीन कलर, ठीक है, रिंकल्ड सीड विद ग्रीन कलर। इसके जो एलील थे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसके जो एलील थे स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे जो गैमेट्स मिलेंगे क्या मिलेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसके जो गैमेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। दोनों की जब क्रॉसिंग कराई तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स क्या मिले, राउंड सीड विद येलो कलर, ठीक है। सारे के सारे प्लांट क्या मिले, राउंड येलो मिले। F1 जनरेशन की जब हम बात करें, यहाँ पे ये कौन सी मिली, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर सारे सीड कैसे मिले, राउंड येलो मिले, ठीक है। F2 जनरेशन के लिए उसने क्या किया, इन्हीं प्लांट्स की क्रॉसिंग करा दी, इन्हीं प्लांट्स का सेल्फ पोलिनेशन उसने कराया। सेल्फ पोलिनेशन कराया तो आगे देखो, तो यहाँ पे जो गैमेट्स मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई,
स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम गैमेट इधर मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमको गैमेट्स मिलेंगे। अभी इन गैमेट्स को हम प्यूनेट स्क्वायर के अंदर सेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल आर कैपिटल वाई फर्स्ट गैमेट, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, अब इसकी क्रॉसिंग इन सबसे कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे हमको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई सॉरी यहाँ पे भी कैपिटल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे हमको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे हमको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमको टोटल प्रोजेनीज मिल गई, 16 प्रोजेनी मिल गई हमको। ठीक है, 16 प्रोजेनी मिल गई। अभी 16 प्रोजेनी में हमारे पास 4 टाइप के करैक्टर होंगे। फर्स्ट होगा राउंड सीड येलो कलर, सेकंड राउंड ग्रीन, थर्ड होगा रिंकल्ड येलो एंड नंबर 4 होगा रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये 4 पॉसिबल प्रोजेनीज हमारे पास होंगी। यहाँ पे जो एलील होंगी वो कैपिटल आर वाई होंगी, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई होंगी, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई है और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई है। जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो हमको देखना है, तो सबसे पहले हम आते हैं फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब कैसा है, राउंड येलो है। सेकंड है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी राउंड येलो है। थर्ड है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी राउंड येलो है। 4 भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, राउंड येलो है। उसके बाद यहाँ पे देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी राउंड येलो है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये राउंड येलो नहीं है। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी राउंड येलो है। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये राउंड येलो नहीं है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी राउंड येलो है। कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई राउंड येलो है। उसके बाद कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये भी राउंड येलो है। टोटल प्लांट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लांट हमको क्या मिले हैं यहाँ पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। उसके बाद हम देखें कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, तो यहाँ पे हमको एक ये दिख रहा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद ये दिख रहा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, उस स्मॉल वाई यहाँ पे ये दिख रहा है कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो हमको 3 प्लांट क्या मिले, राउंड ग्रीन मिले। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये प्लांट हमको कैसे मिले, रिंकल्ड येलो। और लास्ट में जो 1 प्लांट बच गया होमोजाइगस ड्वार्फ, जिसका नाम क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। तो हमको फिनोटाइप रेशियो क्या मिला, 9:3:3:1, 9:3:3:1। तो ये क्या था, मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस था। ठीक है, मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन था, मेंडल के जो लॉज थे वो हमने स्टडी कर लिए हैं। मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों लॉज हमने स्टडी कर लिए हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने डोमिनेंसी की स्टडी किया कि डोमिनेंट जीन कैसे अपना इफेक्ट शो करता है। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है, जो बोलता है कि एलील्स सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही सेपरेट होती हैं। नंबर 3 था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो
ये बोलता है कि एलील है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करती है। ठीक है, तीनों लॉज की हमने स्टडी कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।